पहला क्वेश्चन है, दांत का इनामेल किससे बना होता है। दांत का जो इनामेल होता है वो किन से बना होता है। तो दांत का जो इनामेल होता है वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल 2। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और इसका जो सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाटाइट, इसका होता है Ca10 इंटू PO4 का होल 6 इंटू OH का होल 2, ये होता है। और दांत का जो इनामेल होता है वो इसी से बना होता है, तो इसको याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाटाइट। यहाँ पर दांत का स्ट्रक्चर है, दांत का सबसे ऊपरी भाग इनामेल, डेंटाइन, उसके बाद पल्प। ये दांत को 3 भागों में बांटा गया मुख्य रूप से। सबसे ऊपर वाला भाग को क्राउन बोला जाता है, बीच वाला भाग को नेक बोला जाता है, और सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है ये इसको रूट बोला जाता है। तो इसको भी याद रखना है, क्राउन, नेक, रूट। अगला है, 1 बिलियन कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में शामिल है। तो चूने के पानी को दूधिया करने के लिए मुख्य रूप से जो गैस जिम्मेवार होता है वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो है HCl जो है वो हो जाएगा, क्योंकि अंडे के छिलके में जो होता है वो होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, यही होता है। और ये उनके साथ HCl अभिक्रिया करके बनाएगा CO2 गैस, जो कि आगे जाके चूने के पानी को दूधिया कर देगा। तो याद रखना है HCl अम्ल। अगला है, कहता है एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक घोल बनाता है, अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। तो वो तत्व क्या है, कौन सा तत्व है। तो वो तत्व जो होगा कैल्शियम होगा, संकेत Ca होता है, परमाणु संख्या 20 होता है, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो इसको याद रखना है। तो वो तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और जल के साथ वो घुलनशील होता है। तो वो है कौन, कैल्शियम है। मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या होती है। मानव पुरुष कब यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेता है। पुरुषों में, लड़की की बात कर रहा है तो 12 से 14 वर्ष की आयु तक वह प्यूबर्टी एज को धारण कर लेते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग कैसा हो जाता है। तो अवक्षेप का रंग काला हो जाता है, इसको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है, हाँ, शुद्ध जल का उबलना ये तो है, यानी जल का उबलना। चीनी का कार्मेलाइजेशन, पानी में नमक का विघटन, तो इसका मतलब हम उनको पानी में नमक को घोल के फिर से हम नमक उनसे प्राप्त कर सकते हैं वाष्पीकरण विधि द्वारा। तो ये दोनों का दोनों जो है भौतिक परिवर्तन में है, लेकिन ये जो है कार्मेलाइजेशन ये नहीं है। इसमें चीनी का रंग काला हो जाता है गुड़ के समान। तो ये जो होगा, और इसके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है, आकार में भी हो जाता है। तो मतलब बहुत कुछ इसका बदल जाता है, रासायनिक चेंजिंग हो जाता है इसमें, इसलिए ये चीनी का कार्मेलाइजेशन ये नहीं है। तो इसको याद रखना है, यही हो जाएगा। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, फूल का मादा प्रजनन भाग जो होता है वो होता है वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिकाग्र, यही हो जाएगा फूल का मादा प्रजनन भाग। क्योंकि थैलमस तो इसमें होता नहीं है, परागकोश ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं, तो ये तीनों का तीनों नहीं होगा। ऑप्शन ए जो होगा वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, ये हो जाएगा। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किनके कारण होता है। किनके कारण होता है, सिलियरी पेशी या सिलियरी मांसपेशी इसी को बोला जाता है। तो इन्हीं के कारण फोकस घटती बढ़ती है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
तो चौथा नंबर सही हो जाएगा। लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर है। -4 डायोप्टर का मतलब ये जो लेंस है ये है अवतल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस प्लस होता है तो अवतल लेंस माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस है तो अवतल लेंस होगा। मटर में F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या था? तो मटर में जैसे हम बताए थे कि ये मान के चलते हैं, ये उनका कोई एक पार्ट है, जैसे 2 जनक होते हैं, उसमें से एक मान लेते हैं नर और एक मादा है, तो ये एक लंबा होगा दूसरा बौना होगा। इनका जब युग्मक बनाएंगे तो टीटी बनेगा इस तरह से। तो फिर इस अनुपात में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बना होगा युग्मक के रूप में टी टी इनका, और इनका जो होगा ये बना होगा ये टी टी। तो जब क्रॉस कराएंगे तो ये बना होगा टी और टी, छोटी टी होगा, और जो इनका इनसे क्रॉस किया होगा तो बड़ी टी छोटी टी, और इस वाला में सेम वही बड़ी टी और छोटी। तो ये F1 पीढ़ी हुआ। पहला जनरेशन में सब के सब लंबे पौधे थे और उसमें बौने का गुण छुपा हुआ था, इसको बोलेंगे अशुद्ध लंबा। F2 पीढ़ी में क्या होता है? F2 पीढ़ी में ये दोनों का एक युग्मक बनाया जाएगा। आगे हम जाते हैं, यहाँ पर इन दोनों का युग्मक बनेगा टी और टी, तो इसका अर्थ हुआ बड़ी टी छोटी टी बड़ी टी छोटी टी। जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो ये जो आएगा F2 पीढ़ी का आएगा, यानी कि बड़ी टी और छोटी टी, फिर बड़ी टी सॉरी रुकिए, तो यहाँ पर बड़ी टी और छोटी टी, फिर यहाँ से बड़ी टी छोटी टी, फिर टी और टी, छोटी टी आएगा और छोटी टी। तो यानी कि एक ऐसा निकला जो कि प्योर लंबा है, यानी कि शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबा है और एक शुद्ध बौना है, 1:1। तो यहाँ पर पूछा गया था कितना नंबर का है, यहाँ पर पूछा गया था शुद्ध लंबा और शुद्ध छोटा, यानी कि बौना। शुद्ध लंबा एक आया था और शुद्ध बौना भी एक आया था, और शुद्ध के बारे में नहीं बोला गया। तो इसमें से जो होगा हो जाएगा 1:1, यही सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध लंबा 1 और शुद्ध छोटा यानी कि बौना 1, तो 1:1। अब यहाँ पर कहता है एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर रखी गई है, यानी कि कोई वस्तु रखी गई है जिसकी फोकस दूरी जो है 25 cm है। तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा? M पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ आवर्धन पूछ रहा है, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर है उनका फोकस जो कि दर्पण के ध्रुव से 25 cm की दूरी पर है। तो मान के चलते हैं यहाँ से उनका जो हो गया दूरी 25 cm तक, यहाँ से ध्रुव से आ जाता है, तो 25 के आसपास आ गया। उसके बाद जो वस्तु है ये 20 cm की दूरी पर, मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु है और इनका जो दूरी होगा वो 20 cm होगा ध्रुव से। तो इनका कहता आवर्धन, ये प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं इनको। आवर्धन के लिए जो सूत्र रहता है M = -v/u, ये होता है। ठीक है, तो पहले आवर्धन निकालने के लिए कम से कम एक v होना चाहिए। v के लिए 2 सूत्र होता है, एक और बताएंगे अभी। v निकालने के लिए हमको दर्पण सूत्र में जाना होगा कि 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र। अवतल है तो सब प्लस में होगा चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग। तो
तो अवतल दर्पण है, इसके लिए सभी चिन्ह परिपाटी ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये वाला में जो होता था इधर प्लस प्लस होता था और इधर माइनस माइनस, तो ये जो होता है ये इस डायरेक्शन में पड़ता है, तो इधर वाला माइनस, तो इधर जो भी चीज़ होगा वो सब माइनस में, जैसे फोकस भी माइनस में, वस्तु दूरी भी, प्रतिबिंब दूरी भी, वक्रता वगैरह सब माइनस में होगा। तो पहले इनका भी निकालेंगे। u है हमारे पास माइनस में 20, फोकस भी है हमारे पास -25, तो भी निकालेंगे तो इन पर आ जाएगा आवर्धन कितना होता है। ठीक, तो देख लेते हैं इनको निकाल के। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर हम भी निकालना चाहें तो 1/v बराबर 1/f, ये उधर जाएगा तो माइनस में 1/u, तो 1/v बराबर 1/f, f का वैल्यू -25 प्लस 1/ या माइनस होगा 1/20, और ये माइनस, तो माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनको प्लस रहने देते हैं, इसको हंस के यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, प्लस 1/20। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम 100 होगा, 25 चौके 20 -4 प्लस 25 पंचे 100 प्लस में 5, -4 में 5 जाएगा 1/100, यानी कि हमारा जो भी आएगा खाली भी उलट जाएगा, भी बराबर 100 cm, ये होगा हमारा प्रतिबिंब दूरी 100 cm। हमको निकालना आवर्धन। आवर्धन के लिए m बराबर -v/u, दर्पण के लिए -v हमारा 100 निकला है और बटा 20 वो भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 पंचा 100, प्लस में 5 डायोप्टर इनके लिए सही हो जाएगा। एक दूसरा और है जो डायरेक्ट जो होता है ये इतना दूर तक नहीं जाता है, सिंपल होता है वो, तो वो होता है आवर्धन बराबर m बराबर f/f माइनस भी या फिर u, यहाँ पर दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो भी दिया है तो भी बैठाएंगे, u दिया है तो u बैठाएंगे, चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग बैठा देंगे तो आ जाएगा। तो फोकस जो है -25 बटा -25 और माइनस का चिन्ह, और ये जो वस्तु दूरी है ये माइनस में 20, तो -25 बटा -25 माइनस माइनस प्लस 20, तो नीचे में बचेगा ऊपर -25, नीचे में -25 में 5 घटेगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 25, तो यहाँ से भी निकल सकता है प्लस में 5 डायोप्टर। ठीक, तो आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, एक खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। खाद्य जाल के लिए प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी होती है। हाँ, प्रत्येक पोषीय स्तर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऊर्जा में कमी होती है। दूसरा, विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति होती है। हाँ, ये भी अलग अलग जैसे स्तर पर जाएंगे तो वो आगे की ओर बढ़ते जाता है, जीवों की संख्या में भी वृद्धि होती है, तो ए और बी दोनों होता है। कहता है, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत, घड़ी जो चलती है वो इस दिशा में चलती है, घड़ी के विपरीत हो गया इस दिशा में, तो एंटी क्लॉक देखेंगे क्या होता है। तो वामावर्त दिशा में तो वह सिरा क्या होगा, हम जैसे यहाँ से देख रहे हैं, तो हम जो यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा ये जो सिरा है किसको प्रदर्शित करेगा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव या पूर्वी ध्रुव, इस तरह से। तो इनका पहले यहाँ पर तो इनके लिए कुछ दिया गया है, जैसे वामावर्त दिशा के लिए बोल रहा है, तो
वामावर्त दिशा के लिए बोल रहा है। दिक्कत है, यदि किसी सिरे से देखने पर विद्युत धारा की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है तो वह सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। अगर किसी सिरे से हम देख रहे हैं और विद्युत धारा घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, जैसे ये एंटी क्लॉक हम देख रहे हैं, ये इधर की ओर जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में, क्योंकि घड़ी जो चलती है हमेशा इस डायरेक्शन में चलती है, इस तरह से, और घड़ी विपरीत किस इधर से चलेगा, विपरीत दिशा में, और ये विपरीत है, घड़ी की दिशा इस तरह से होती है, इस तरह से घूमता है, तो वो उत्तरी ध्रुव होगा वामावर्त दिशा में। तो यहाँ पर पूछा भी वही गया था, वामावर्त दिशा, तो ये जो हो जाएगा उत्तरी ध्रुव में हो जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जब भी होगा तो जो सिरा होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, उत्तरी ध्रुव को। वहीं दक्षिणावर्त दिशा जो है क्लॉकवाइज, यदि धारा की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में हो तो वह सिरा जो होगा दक्षिणी ध्रुव को बताएगा। अगर वामावर्त होगा तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणावर्त होगा तो दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणावर्त में दक्षिणी ध्रुव, बाकी जो बचेगा उत्तरी ध्रुव। ठीक, आगे का कहता है निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति यानी कि P इनको बताता है। ठीक, तो एक सूत्र होता है P बराबर VI, वोल्टेज इंटू धारा। ओम का नियम होता है V इक्वल IR। ये दोनों सूत्र से हम निकाल लेंगे। जैसे मान के चलते हैं P है, V का वैल्यू अगर रखना चाहें तो V के लिए यहाँ से क्या आ जाएगा IR, तो यहाँ पर हम बैठाएंगे V के IR, V का मान, और इंटू I, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। एक ये निकल सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, हम I का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। I के लिए क्या हो जाएगा, I के लिए हो जाएगा V बटा R। तो हम अगर यहाँ पर P बराबर V है और I का वैल्यू हम रखें V बटा R, तो एक फार्मूला और आएगा V स्क्वायर बटा R, ये भी आएगा, तो ये होगा P बराबर, ये तो है ही, तो ये तीनों तरह का फार्मूला आता है। तो अब देख लेंगे कि इसमें इस तीनों में से कौन है और कौन नहीं है। जैसे P बराबर VI ये है, तो ये होगा I स्क्वायर R, ये I स्क्वायर बटा में R है, यहाँ पर इस साल लिखा हुआ है I स्क्वायर बटा R, तो ये नहीं है। V स्क्वायर बटा R ये है, और I स्क्वायर R यहाँ पर ये भी है, तो ये तीनों है और ये नहीं है, तो यही हो जाएगा सही उत्तर। I स्क्वायर बटा R जो होगा ये इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा। अगला जो है वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो गैस के रूप में नाइट्रोजन गैस, कुरकुरे का पैकेट वगैरह, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें भी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अक्रिय गैस के तरह ही व्यवहार करता है, इसलिए। अगला है एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, यहाँ ध्यान से देखना है, मीटर है ये नहीं होगा, 25 cm यही हो जाएगा। और दूर का पूछे तो अनंत, निकट का पूछे तो 25 cm, दूर का पूछे तो अनंत, कहीं तक, बहुत दूर तक देख सकते हैं, अनंत तक। कहते हैं मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, रेटिना पर बनाती है। रेटिना जो है ये दिखाते हैं, ये है रेटिना, यहाँ का ये रेटिना दिख रहा है, रेटिना है ये, इसी पर बनता है ये जो दिख रहा है पीला वाला भाग, तो ये रेटिना इसी पर बनता है मनुष्य के आँख का प्रतिबिंब। ठीक, तो हो जाएगा रेटिना।
आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक का उदाहरण है। उत्पादक का उदाहरण, जो उत्पाद बनाता हो। तो उत्पाद के रूप में जो होगा वो हो जाएगा पौधा ही होगा। तो उत्पादक का उदाहरण पूछ रहे हैं यहाँ पर। उत्पादक जो होगा घास होगा या फिर जितना भी हरा पौधा है, ये उत्पादक के अंतर्गत आएगा। सूर्य की ओस वाला पौधा, ये वैसे ऑप्शन को उल्टा पुल्टा करके फंसाने के लिए दिए हैं। ये नहीं होगा, घास हो जाएगा या हरा पौधा। गाय ये उपभोक्ता में आएगा। जीवाणु ये भी उपभोक्ता में, इसको सूक्ष्म उपभोक्ता कहा जाता है। यह अपघटन करता या फिर इसको बोला जाता है अपमार्जक। ठीक। तो अब कहता आगे, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देश पर प्रतिक्रिया करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है मांसपेशी। मांसपेशी हमारा तंत्रिका तंत्र के द्वारा भेजे गए प्रतिक्रिया का नियंत्रण देता है, उसको वापस लौटा देता है। जो भी उधर से मैसेज आता है उसको ग्रहण करके उस पर प्रतिक्रिया करती है, तो वो मांसपेशी हो जाता है। आगे देखेंगे कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के लिए क्षरण के लिए जिम्मेवार है। यानी कौन सा रेफ्रिजरेटर है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेवार है। FCC, CFC, CCF, FCF। तो हो जाएगा इसका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCl3 इनका सूत्र होता है, याद रखना है। और पूरा नाम उसका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये भी याद रखना है। तो हो जाएगा CFC। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील, तो सबसे अधिक देख लेंगे धातुओं में कौन अभिक्रियाशील है। सोडियम। अगर पोटेशियम रहता है यहीं पर तो हम पोटेशियम को ठीक करते हैं। अच्छा, सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार 23 होता है। पोटेशियम 19 होता है और संकेत तो क्या है, लैटिन नाम में इसको कैलियम बोला जाता है और इसको नाइट्रियम बोला जाता है। सोडियम को, पोटेशियम को कैलियम। ठीक, याद रखना है। और इनका जो एटॉमिक वेट होता है वो 40 के अराउंड होता है। यौगिक CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, ये तो एक नंबर का फाइनल पूछा ही जाएगा अब की बार। तो पहले देख लेते हैं इसका IUPAC नामकरण में क्या होता है। कि पहले देखेंगे इसमें सबसे पहला बात होता है कि ग्रुप देखना होता है कि इसमें कौन सा ग्रुप लगा है। जैसे ये, और इसका नाम याद होना चाहिए, ये जो है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए जो नाम आता है वो होता है लास्ट में अल जोड़ता है, एल्केन में अल जोड़ा जाता है। तो एल्केन में अल जोड़ेंगे तो एल्केनल होता है। तो ये याद रखना। जैसे एक कार्बन है तो मेथेन प्लस अल, मेथेनल। और इसका काउंटिंग यहीं से शुरू होता है जहाँ से ये ग्रुप जुड़ता है। तो मेथेनल, दूसरा कार्बन के लिए एथेनल और तीसरा कार्बन के लिए प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल। एथेनॉल ये अल्कोहल है, एथेनॉल इनको भी वही बोला जाता है, प्रोपेनॉल। इसमें भी अल्कोहल वर्ड लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ग्रुप प्रोपेनल। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल अल्कोहल है, इथेनॉल ये भी अल्कोहल है। तो ये जो नल वाला जो है यही हो जाएगा, क्योंकि एल्केन प्लस अल एल्केनल हो जाएगा इस तरह से, एल्केनल। तो नॉल नहीं होगा, नल हो जाएगा। ठीक, ध्यान में रखना है इसको। उसके बाद अभिक्रिया C6H12O6 प्लस में 6O2 अभिक्रिया करेगा, उधर बनेगा 6CO2 प्लस में 6H2O। तो यहाँ पर C6H12O6 प्लस में O2, 6 में O2, तो इधर से बन रहा है CO2 प्लस में H2O, जो भी है, और प्लस में कुछ ऊर्जा बन रहा है।
तो ये दो चीज़ मिलके इधर इतना चीज़ बन गया। तो इनसे क्या पता चल रहा है, ये टूटा होगा तभी नहीं इतना बना होगा। तो क्या होगा, ये अपघटन होगा या इन्हीं को बोला जाता है विखंडन। विखंडन अभिक्रिया। तो विखंडन को ध्यान में रखना है। आगे कहता है एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है, सूचना कैसे चलती है। सबसे पहले डेंड्राइट्स में आता है, उसके बाद इसके अंदर ये जो सेल है इसमें आता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे, डेंड्राइट कोशिका शरीर यानी कि सेल बॉडी, अक्षतंतु यानी कि एक्सॉन, और तंत्रिका अंत यानी कि लास्ट में जो ये तंत्रिका अंत। तो यही हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि डेंड्राइट्स ये हो गया डेंड्राइट्स। अक्षतंतु यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले इसमें आएगा, फिर यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए इधर से निकल जाएगा। तो डेंड्राइट्स कोशिका शरीर, अक्षतंतु, फिर तंत्रिका अंत जो लास्ट में होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। 3R जो होता है, जो हमें प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में मदद करता है, वो क्या है, पुनर्चक्रण है, पुनर्जनन है, पुनरुपयोग है। कम करना मतलब रिड्यूस, पुनर्जनन रिसाइकल, और पुनः उपयोग रीयूज। ये भी है, उसका सही क्रम बैठाने के लिए कहता है। तो पहला होता है रिड्यूस, पहले कम करना होगा। कम करना कहाँ है, यहाँ है। फिर होता है उसका रीयूज मतलब पुनः उपयोग। कम करना यहाँ पर भी है और यहाँ पर पुनः उपयोग, और रिसाइकल मतलब पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण यहाँ पर वितरण लिखा हुआ है, पुनर्चक्रण होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, यानी कि पहले कम करेंगे, फिर उसको उपयोग करेंगे, फिर जब उपयोग ख़त्म हो जाएगा, वो उपयोग करने लायक नहीं है, तो फिर उनका रिसाइकल कर जाएगा, पुनर्चक्रण कर जाएगा। ठीक, तो पहले उनको कम करना है, जो भी हम कचरा या फिर जो भी संसाधन इस्तेमाल करते हैं उनका कम से कम उपयोग करना है। फिर उनका उपयोग हो जाए, कम करेंगे, फिर भी किसी तरह उपयोग हो रहा है तो उनको हम बार बार यूज करेंगे जब तक वो काम करने लायक है। जब पूरी ख़राब हो जाए, जब उपयोग करने लायक नहीं रहे, तब उनका हम पुनर्चक्रण करेंगे, रिसाइकल कर देंगे। ये वाला चिन्ह जो होगा डब्बा सब पर भी बना रहता है, तो ये वही बताता है कि ये रिसाइकल योग्य है। 3R यहाँ कुछ देखो, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है 3R के बारे में। कहता है इनका सिद्धांत मुख्य रूप से पशु प्रयोगों में उपयोग की जाने वाली नैतिक तकनीक है। 1959 में ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम रसेल और एक था रेक्स बर्च, इसी के द्वारा इनका सिद्धांत दिया गया था। 3R का सिद्धांत जो था किसके द्वारा दिया गया था, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक था, 1959 में दिया था। विलियम रसेल था और एक थे रेक्स बर्च, इन्होंने दिया था। उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में भी प्रस्तुत किया है। तो इनको भी याद रखना है, एक्सटर्नल फैक्ट्स है खूब है। अब कहते हैं रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन, तापमान, द्वार कोशिका को ही बोला जाता है गार्ड सेल। गार्ड सेल या रक्षी कोशिका भी इसको बोला जाता है। रक्षी कोशिका, तो द्वार कोशिका, ये रक्षी कोशिका, ये जो दिख रहा है ये खुला रक्षी कोशिका और ये बंद रक्षी कोशिका, यहाँ पर लिखा भी है गार्ड सेल। तो रक्षी कोशिका, तो रंध्र का खुलना यानी कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो वो रक्षी कोशिका पर निर्भर करता है। इसमें जो जल होता है उन्हीं का मात्रा को कम और ज़्यादा करके ये इस तरह के काम को कर पाते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग डैश होता है। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तब यह बन जाता होगा क्या, फेरस सल्फेट, जिसका रंग होता है हरा। तो पहले नीला फिर हरा, नीला हरा, नीला हरा, नीला और हरा, ये है। तो यही हो जाएगा, पहले कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, लेकिन जब इसमें लोहे को डुबाया जाता है तो यह हरा हो जाता है, क्योंकि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है लोहा। तो कॉपर को विस्थापित करके ये फेरस सल्फेट बना लेगा। फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4 × 7H2O, और कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 × 5H2O। तो इनको ध्यान में रखना है।
इसका रंग हरा होता है और इसका रंग नीला होता है, हरा और ये नीला। ठीक। आभूषण बनाने के लिए किन धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे सबसे कम अभिक्रियाशील है। सबसे कम अभिक्रियाशील देख लेंगे इसमें, लोहा, तांबा, जस्ता, नहीं बिल्कुल नहीं। प्लेटिनम, सोना, चांदी, हाँ ये हो सकता है। प्लेटिनम भी है, बहुत कम। प्लेटिनम तो सोना से भी कम है। और उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। पोटेशियम तो कभी नहीं होगा, ना ही सोडियम। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और लोहा, ये सब भी नहीं। लोहा तो और ख़राब है। तो ये हो जाएगा प्लेटिनम, सोना और चांदी। प्लेटिनम का संकेत Pt, सोना का संकेत Au और चांदी का संकेत Ag। इनको याद रखना है। कार्बन का कौन सा रूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कार्बन का कौन सा सबसे कठोर प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, वो है हीरा। ये तो सबको याद है। मानव मस्तिष्क का मुख्य चिंतन का भाग, चिंतन करने का, सोचने और समझने का जो केंद्र होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क। ये जो अग्र दिख रहा है अग्र मस्तिष्क, इसी को प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है, या और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम। तो चिंतन का केंद्र जो होता है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी इसी। CO2 गैस का अभिलक्षणीय गुण क्या है। CO2 गैस का, ये चूने पानी को दूधिया कर देता है। हाँ ठीक है। ये पॉप की ध्वनि के साथ जलता है, नहीं। हाइड्रोजन गैस के साथ जलता है। ये दहन में सहायक होता है, नहीं। ये बल्कि आग को भुता देता है, यानी कि बुझा देता है। इसमें सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, नहीं। तो चूने का जो गुण है वो है यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, वो CO2 का लक्षण है। आगे है प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह, यानी कार्यशील समूह जो है प्रोपेनॉन, लास्ट में ओन आ रहा है। ओन वर्ड जो होता है ये कीटोन, CO डबल बॉन्ड CO कीटोन के लिए आता है, तो ये कीटोन का हो जाएगा। कौन सा रक्त वाहिका ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। ऑक्सीजन रहित मतलब ऑक्सीजन नहीं रहता है, यानी कि CO2 वाला। CO2 वाला जो होगा, इधर से CO2 आता था और यहाँ से फिर होते हुए इसमें जाता था, तो इनका जो नाम पड़ता है वो है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। सफेदी करने के लिए उपयोग किए जाने वाला X पदार्थ का सूत्र क्या हो जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर काटेगी तो कटान बिंदु पर दो सुई होगी जिसके अलग अलग दिशाएं दिखाएगा, जैसे ये है और ये है। तो यहाँ पर अगर काटेगा तो ये इधर का डायरेक्शन दिखाएगा और ये इधर, ऐसा संभव नहीं है। तो ये हो जाएगा इनके लिए कि ये दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर काटती है तो वो दो दिशा दिखाएगी, जो कि संभव नहीं है। यही हो जाएगा सही उत्तर। यदि किसी विलयन का pH मान 6 है, 6 का मतलब 7 से कम है। 7 से कम जो होता है अम्ल होता है और 7 से अधिक जो होता है वो क्षार होता है। तो कहता है क्या होगा, 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।